दोस्तों आज हम बात करने वाले वाई नेशनलिज्म इज़ ए मीथ। नेशनलिज्म कैसे है एक मीथ। मैं उस नेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, जो इनलाइटमेंट पीरियड के बाद आया था। एज ए कॉन्सेप्ट आया था क्योंकि जब यूरोपियन कॉलोनी एम्पायर डिटोरेट हो रहा था और नया कॉन्सेप्ट आ रहा था नेशनलिज्म, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उस नेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ जो आप बिलीव करते हैं, जिसको कई बार मेन स्ट्रीम में कहा जाता है हाइपर नेशनलिज्म। हाइपर नेशनलिज्म जहाँ पे आप अपनी नेशन के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, नेशन को समझने लग जाते हैं ऐसे कुछ ये कोई गॉड लाइक चीज़ है, जो कोई बियॉन्ड द चीज़ है, ऐसे फील करने लग जाते हैं कि पर्सनल कोई चीज़ है। उसकी वजह से क्या सोसाइटी में इम्पेक्ट होता है, उसकी बात करना चाहता हूँ। इसकी वजह से पेट्रियोटिज़म तो बढ़ता है, मगर पेट्रियोटिज़म किस पे खड़ा होता है? कई बार मिथ पे, कई बार हिस्ट्री में कुछ पास्ट नॉस्टैल्जिया में। मगर इस चक्कर में कई बार जो रियल ग्राउंडेड चीज़ें वो होता नहीं। कई बार पॉलिटिकल लीडर इस चीज़ को मैनिपुलेट कर देते हैं। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, कैसे नेशनलिज्म हाइपर नेशनलिज्म इम्पैक्ट करता है एक सोसाइटी को, और इस चीज़ को आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। हम जाते हैं पहली पर्सपेक्टिव की तरफ। एक थिंकर को उठाएंगे जो इटालियन बेरबर है, बलीवर है, जो एक फ्रांस थिंकर है, जो नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं। वो कहीं ना कहीं एक मिथ के साथ कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ये जो नेशनलिज्म है, जो यूरोपियन सेंचुरी में है, नेशनलिज्म जो आया है, वो कहीं ना कहीं वन कल्चर, वन एथनिसिटी, वन सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। वो एक वर्ड कहते हैं फिक्टिव एथनिसिटी। अक्सर जो नेशनलिज्म एज ए कॉन्सेप्ट आता है, वो कहीं ना कहीं कल्चर के साथ जुड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं एथनिसिटी के साथ जुड़ा हो जाता है, और इस चक्कर में एक डोमिनेंट नेरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं नेशनलिज्म। और कई बार ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स, गवर्नमेंट्स, ये लीडर गवर्नमेंट्स हर समय नेशनलिज्म को एज ए कल्चर, पुराने कल्चर के साथ जोड़ते हैं। ये अच्छी बात है, आप कल्चर के ऊपर प्राउड करो, कोई बात नहीं। बट पॉइंट इज़ दैट इस चक्कर में लोग पूरी तरह उस चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं और हर एक चीज़ को और ब्लाइंड हो जाते हैं, इनजस्टिस के ऊपर ब्लाइंड हो जाते हैं। तो पहले जो इम्पैक्ट है, वो कहते हैं नेशनलिज्म, जो हाइपर नेशनलिज्म कई बार आपको अंधा कर देता है क्लास स्ट्रगल से। क्लास स्ट्रगल से कैसे? जैसे कई बार जो कैपिटलिस्ट होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो आपको अपेयर होंगे जहाँ पे वो कहेंगे हम नेशनलिस्ट हैं। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, आधी ज़िंदगी के अंदर इनक्वालिटी, पॉवर्टी, स्टार्वेशन फेस कर, बट आप कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे उनके खिलाफ में, क्योंकि आपको उन लोगों ने एक्सेल कर दिया, एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, एक बिलोंगिंगनेस का नशा उन्होंने दे दिया आपको, एक साइकोलॉजिकली एस्केपिज्म की टूल्स दे दिए उन लोगों ने, जिसकी वजह से आप उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप कहेंगे ये तो हमारी तरह ही है, मगर ये आपकी तरह नहीं है। इनकी और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, जो आप शायद देख नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने आपको अंधा कर दिया नेशनलिज्म के नाम पे। और मार्क्स में कहते हैं, इसे कॉन्सेप्ट देते फॉल्स कॉन्शियसनेस। कैसे नेशनलिज्म आइडियोलॉजी हर एक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं कैपिटलिस्ट लोग, और अलग अलग जो वर्कर लोगों को उनको अंधा बना देता है। वर्कर नहीं, हर किसी को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नेशनलिज्म की जो पहली पॉइंट है, पहली इम्पैक्ट है, यही सबसे बड़ी इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से हम इनक्वालिटी देख नहीं पाते, स्टार्वेशन नहीं देख पाते, पॉवर्टी नहीं देख पाते। अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव की तरह जाएंगे, कैसे नेशनलिज्म आपको कहीं ना कहीं जो आपकी रियल प्रॉब्लम है उसे दूर करने की कोशिश करता है। जब आप किसी कंट्री में रहते हैं, आपकी नेसेसिटी होती है आपकी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ को फुलफ़िल करे, आपके सोशल वेलफेयर स्कीम्स को अच्छी प्रोवाइड करे, आपकी सड़कें ठीक करे, रोड को ठीक करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे। जब गवर्नमेंट ये सारी चीज़ नहीं करता है और आपकी जगह में, और उसके बाद उस समय क्या करता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं तो वो ठीक करेगा सब कुछ, नहीं तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बेचने वाला है, नेशनलिज्म की नशा। कई बार नेशनलिज्म के नशे में आप सच को देख नहीं पाते। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी कंट्री में होती है, आपके नेशंस में होती है, आप देख नहीं पाते। आप कहते हो ये तो कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, ये तो एक पार्ट है सब चीज़ सोसाइटी का। अब अपने गुस्से को रिडायरेक्ट करते हो किसी और चीज़ पे। कई बार आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज और रैलीज में ऐसी स्पीच आती है जहाँ पे कहा जाता है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इमिग्रेंट की वजह से हुआ है, वर्क आप बाहर के लोगों की वजह से हुआ है। देखिए कई बार ये सारी बातें एक साइड में सच होता है, मगर दूसरी साइड भी देखना चाहिए। क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की लीडर्स कंटिन्यूसली ऐसी बातें कर रहे तो क्यों कर रहे?
क्या इसकी ये बात सच है? मगर हम देखते नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। हम अपने गुस्से उन लोगों के ऊपर डाल देते हैं। उन लोगों के ऊपर डाल के सोचते हैं ये हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हम हमारी सरकार नहीं। क्योंकि आप नेशन की जो नेशनलिज्म की जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको भगवान बना चुके हैं। उनको ऐसे भगवान बना चुके हैं तो कोई बियॉन्ड की कोई चीज़ है। और इस चक्कर में आप जो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज़ें देख नहीं पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप मगर आप दूसरी चीज़ करते हो, ब्लेम गेम शुरू कर देते हो। दूसरी चीज़ों दूसरे लोगों को ब्लेम गेम शुरू कर देते हो, दूसरे लोगों के ऊपर, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी नेशनलिज्म की प्रॉब्लम्स है। और आप ऐसा करते क्यों? क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहते। इसमें आप बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी लेनी ज़रूरी थी, आपको सोचना ज़रूरी था ये आपकी गवर्नमेंट कर क्यों रहा है। मगर आप अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहते क्योंकि आपकी यहाँ पे चीज़ें आता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। तो आप कॉम्प्लेक्सिटी को फेस नहीं करना चाहते, आप अनसर्टेनिटी को फेस नहीं करना चाहते। तो आप करना क्या चाहते? आप एस्केप करना चाहते किसी तरह। तो ये जो लीडर है, पॉपुलिस्ट लीडर, ये आपको ऐसी चीज़ें बेचते हैं। ये आप यहाँ की गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है। ये जो दूसरे लोग आए इसकी वजह से सब चीज़ें हुआ है। बाहर के लोग आके आपकी जॉब ले चुके, इसीलिए हुआ है सब चीज़ें। और चक्कर में आप अपने एंगर को किसी और चीज़ में डाल देते हो, क्योंकि आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, आपके अपनी गवर्नमेंट को नहीं क्रिटिसाइज़ करना, क्योंकि आपने अपनी गवर्नमेंट को बना दिया ऐसे भगवान। आपने भगवान इसीलिए बनाया क्योंकि आपने गवर्नमेंट को एक पास्ट की एंशियंट हिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर दिया। क्योंकि मेरी गवर्नमेंट मेरी कल्चर को उठा रहा है, मेरी गवर्नमेंट मेरी कल्चर को अच्छा कर रहा है, मेरी गवर्नमेंट मेरी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मेरी गवर्नमेंट में जितने लोग हैं वो कोई एंशियंट किंग के साथ कनेक्शन है। ऐसी मिथिकल स्टोरीज क्रिएट किया जाता है मीडियाज़ के द्वारा, अलग अलग सोशल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म्स के अंदर। और आप भी उस चीज़ के अंदर इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, मगर इसकी वजह से हकीकत से आप इतने दूर हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। बॉर्डर एंड एक्सक्लूजन वहाँ के उनकी और एक कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे कहते हैं बॉर्डर कैसे क्रिएट कहते हैं मेटल वायलेंस और सिंबॉलिक वायलेंस। मेटल वायलेंस तो आप समझ सकते हो, जैसे डिटेंशन कैंप्स, उसके बाद डिपोर्टेशंस। कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट स्टेट होता है वो करते हैं डिपोर्टेशंस और डिटेंशंस। और कई बार ये ज़रूरी होता है इलीगल इमिग्रेंट्स को करने के लिए, ये मानते हैं ये ज़रूरी है। कई बार हम लोग ऐसे करना ज़रूरी है, बट कई बार ऐसी चीज़ करा जाता है लोगों को असली इश्यूज से भटकाने के लिए। कई बार ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो बाहर के लोग हैं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से इनको डिपोर्ट करो, इनको डिपोर्ट करो, इनको रियल प्रॉब्लम से हर रियल प्रॉब्लम्स ये लोग है। तो आप इस चीज़ में इस चक्कर में तो रियल पॉलिटिकल इशू स्ट्रक्चर एंड इक्वालिटी उस पर ध्यान नहीं देते, आपको डिस्ट्रैक्ट करा जाता है रियल इशूज से। और दूसरा कहते हैं सिंबॉलिक वायलेंस। सिंबॉलिक वायलेंस है इंटरनल प्रॉब्लम्स के अंदर ज़्यादा फोकस करता है। सिंबॉलिक वायलेंस इंटरनल प्रॉब्लम्स की तरह कैसे फोकस करता है? जैसे एक देश के अंदर प्लूरलिज्म चलता है, एक देश के अंदर बहुत डाइवर्स ग्रुप चलते हैं, उनकी मल्टीपल डिमांड्स होता है। मगर कई बार स्टेट जो नेशनलिज्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं और ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करता है, कई बार इसी चीज़ को साइडलाइन करा जाता है। और उसके बाद ऐसी चीज़ बहुत बार लैंग्वेज इरेज किया जाता है, कल्चरली जो मार्जिनलाइज लोग हैं उन लोगों को थोड़ा साइडलाइन करा जाता है कई सारी चीज़ों के अंदर। और ये एक डार्कर साइड है, क्योंकि नेशनलिस्टिक कॉन्सेप्ट को बचाने के लिए आपको एक यूनिटी की ज़रूरत है। और यूनिटी कहाँ से आएगा? यूनिटी आएगा एक कल्चर, एक वन नेशन वन कॉन्सेप्ट के ऊपर, वन सिविलाइजेशन के ऊपर। तो कई बार जो नेशनलिज्म पार्टी को जो फॉलो करते ज़्यादातर वैसी चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया के अंदर, टीवी के अंदर। और जिसकी वजह से वो जो अपने जो सपोर्टर है उनका सपोर्ट को और ज़्यादा गेन करने के लिए, उनके साथ अपनी एक पैरा सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, मगर इस चक्कर में एक्सक्लूड कर देते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी को। और उस चक्कर में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनके अंदर एक रिजनमेंट क्रिएट होना शुरू होता है, अंदर एक इनसिक्योरिटी क्रिएट होना शुरू होता है। और इस चक्कर में इनसिक्योरिटी के चक्कर में वो भी कहीं ना कहीं वायलेंस करना शुरू कर देते हैं। और ये जो रेजनमेंट की जो मैंने आगे बात की, ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक वायलेंस इसको कहते हैं, सिंबॉलिक वायलेंस। जैसे जस्ट लाइक लैंग्वेज इरेजर्स, उसके बाद आपकी रिलीजन के ऊपर कुछ बोल देना मीडियाज़ के अंदर जाकर, आपका सोशल मीडिया के ऊपर जाके कुछ आपके ऊपर रिलीजन के ऊपर कोई इंसल्ट कर देना। ऐसी चीज़ के चक्कर में वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट तो गेन करते हैं, उसके साथ साथ दूसरे लोगों के अंदर रेजनमेंट क्रिएट करते हैं। और रेजनमेंट क्रिएट करने के बाद एक आस वर्सेस देम का नैरेटिव शुरू हो जाता है। कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज आस वर्सेस देम को एक पॉलिटिकल पार्टीज रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी आस को सपोर्ट करता है, अपोजिशन देम को सपोर्ट करता है। और इस चक्कर में एक डिवाइड हो जाता है सोसाइटी, और ज़्यादा पोलराइज्ड हो जाता है सोसाइटी।
सोसाइटी जितनी पोलराइज होता है उतनी पॉलिटिकल गेन सपोर्ट करने में ईजी होता है। और यह सबसे बड़ी एक बॉर्डर एक्सक्लूजन के अंदर उन्होंने कहा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम से, जिसकी वजह से मोबिलाइजेशन की वजह से पोलराइजेशन बढ़ता है, पोलराइजेशन की वजह से सोसाइटी के अंदर एक्सक्लूजन आता है और रियल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है उसको साइडलाइन करा जाता है। अब हम नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट हमने बात की उसकी कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। और नेशनलिज्म की कंक्लूजन की तरफ जाने के आगे हम थोड़ा सा नेशनलिज्म की कॉन्सेप्ट की साइकोलॉजिकल डायनामिक्स के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। साइकोलॉजिकल डायनामिक्स एक्सप्लोर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी दिमाग के अंदर एक आइडिया है, और रियल जो कॉन्सेप्ट है उसमें कितनी डिफरेंसेस इस बात को समझ में आ जाएगा आपको। सवाल आता है कैसे नेशनलिज्म, कैसे नेशनलिज्म में से साइकोलॉजिकल डायनामिक्स क्या है नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म का साइकोलॉजिकल डायनामिक्स है, आप एक है, आप, मैं, ह्यूमन बींग्स, उसके साथ एक आइडियोलॉजी है। और ह्यूमन बींग का और आइडियोलॉजी का क्या इंटरेक्शन है, उससे जो ह्यूमन का जो आइडेंटिटी है, सब्जेक्टिविटी है, कैसे क्रिएट होता है। सब्जेक्टिविटी कैसे क्रिएट होता है, कई बार जो आइडियोलॉजीज होती है वो क्या करती है, आपकी इनर अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को फुलफिल करने की कोशिश करती है। आपके अंदर की बचपन में कुछ डिज़ायर्स होती है, बचपन में आपकी एबंडमेंट की इश्यूज होती है, आपकी पेरेंट्स से होती है, आपके पेरेंट की केयर गिवर से होती है, आपका जब पूरी तरीकों का केयर नहीं मिल रहा होता है, आपका केयर कहीं ना कहीं कंडीशनल होता है, आपके अंदर रिप्रेस थॉट्स होती है। उसके बाद दूसरा एक कारण है, जब आप कलेक्टिविस्ट सोसाइटी के अंदर पैदा होते हो और आप एक कंटिन्यूसली रिप्रेशन फेस कर रहे हो अलग अलग तरीकों का, आप ये मत करो, ये मत करो, आपकी जो प्यार है कहीं ना कहीं कंडीशनल है, ये करोगे तो फिर प्यार करेंगे हम लोग, ये करेंगे तो फिर प्यार नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारी समय में लड़कों को कहा जाता है ऐसी चीज़ें पहनो, लड़कियों को कहा जाता है ऐसी चीज़ें पहनो, और ऐसी अटायर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला जाता है, अलग अलग जगहों में जा नहीं सकते। इस चक्कर में लोग कहीं ना कहीं रिप्रेस कर देते अपनी एम्बिग्यूटी को, अपनी स्पॉन्टेनियस नेचर को, और अंदर दबा देते। और ये कोई बाहर निकलता नहीं है, ये रिप्रेस रहता है, बट ये निकलता है डिस्टोर्टेड फॉर्म से। और ये डिस्टोर्टेड फॉर्म कैसे निकलता है, आइडियोलॉजी से, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स के रूप में। और ये जिजक में उसमें कहते हैं, जब आपके अंदर अनकॉन्शियस डिज़ायर होता है तो जो आइडियोलॉजी होती है अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को फुलफ़िल करता है, आपको बिलोंगिंगनेस की एहसास दिलाता है, आपको कहता है जो आपके बचपन में जो एक फादर फिगर का जो एहसास था वो आज इस बिलोंगिंगनेस से एहसास होती है। आपको फादर फिगर का जो केयर मिला नहीं, आपको वहाँ पे ये केयर मिलता है कहीं ना कहीं। और ये बहुत बड़ा डेंजरस इफेक्ट है। और नेशनलिज्म तीसरा तरीक़ों से आपकी साइकोलॉजिकली कैसे आपको बाउंडेड करता है। आपके बचपन से आपने स्टोरी सुना है आपकी हिस्ट्री के ऊपर, आपकी नेशन की हिस्ट्री के ऊपर, नेशन की कल्चर के ऊपर, आपने अलग अलग मूवीज़ देखी है, और अलग अलग मूवीज़ के अंदर अलग अलग इमोशनल एक्सप्रेशन देखी है आपने, कैसे सोल्जर मर रहा है। और ये सारी चीज़ों के साथ आपकी क्या एक सिम्बॉलिक पैटर्न डेवलप हो गया, सिम्बॉलिक पैटर्न के नेशनलिज्म की सिम्बॉलिक पैटर्न डेवलप करी गई, नेशनलिज्म को मूवीज़ के द्वारा प्रमोट किया गया है, मूवीज़ के अंदर अलग अलग तरीक़ों से। तो आप भी कहीं ना कहीं बड़े होते होते इसी तरीक़ों के पैट्रियोटिक बनने की कोशिश करते हैं। बट इस पैट्रियोटिक बनने के चक्कर में आप जो नेशनलिज्म की डीप फिलॉसफी है उसको भूल जाते हैं, आप दूसरे लोगों को हेट करने लग जाते हैं अपनी देश के अंदर, प्लूरलिज्म को पूरी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर इस चक्कर में आप पूरी तरह अपने आप को रिजिड बना लेते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट में कंक्लूजन बोलना चाहता हूँ, आपको कोई बचाने वाला नहीं है, ना आपकी नेशनलिज्म, ना आपके रिलीजन, ना आपकी कल्चर, ना आपकी एथनिसिटी। आपकी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को कभी भी आप इंट्रोस्पेक्ट करके नहीं देखेंगे, रिफ्लेक्ट करके नहीं देखेंगे, तो ये जो आइडियोलॉजी जितनी सारी आपको लगता है आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपको कंट्रोल करेगा। क्योंकि कोई भी आइडियोलॉजी एब्सोल्यूटिज्म को क्लेम कर रहा है तो समझ लीजिए वो आपको कंट्रोल कर रहा है। कोई भी आइडियोलॉजी ये बोलने की कोशिश कर रहा है आप इस तरीक़ों से चलिए, तो समझने की कोशिश करिए आप उसकी कंट्रोल में आने की आ रहे हैं। और जब भी ये होगा तब सोसाइटी कोलैप्स होगी, सच धुंधला हो जाएगा, रियलिटी ब्लर हो जाएगी, मगर आप अंधा हो जाओगे, सच को नहीं देख पाओगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको नेशनलिज्म एज ए कॉन्सेप्ट को देखिए, क्रिटिकल डिस्कशन करिए, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करिए, मगर नेशनलिज्म को अपनी भगवान, लीडर को अपनी भगवान मत बनाइए।